हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज का ये 1 घंटे का महा एपिसोड या फिर यूं कहें कि 1 से लेकर 1.5 घंटे की स्पेशल और एक डिमांडेड वीडियो क्लास 9th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी ए जैसे हम हिंदी आ भी कहते हैं, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि विद इन 1 और 2 डेज इट मींस कि आने वाली 16 अक्टूबर को आप सभी का हिंदी का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है। तो इसी की तैयारी के लिए, कम टाइम में अच्छी तैयारी के लिए, आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। और ये वो क्वेश्चन पेपर होगा बच्चों जो कि PYQ है। जी हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली बच्चों आज की ये वीडियो आपका जो 16 तारीख को मिड टर्म का पेपर होगा उसमें डेफिनेटली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो आपके आने वाले मिड टर्म के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जिसके आपके मिड टर्म के पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, कम से कम 1 घंटा 15 मिनट से 1.5 घंटे की बनेगी। ठीक है, और हाँ, पहले आप पेपर का पैटर्न देख लो इस साल का, यानी कि 2025 और 26 का आपका पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो पेपर में आपके कुल मिला के 15 प्रश्न और 4 खंड होंगे। ठीक है, खंड का रहेगा बच्चों, इसमें आपके केवल 2 क्वेश्चन होंगे और उपप्रश्नों की संख्या 10 होगी, यानी कि अपठित काव्यांश और गद्यांश वाला। खंड खा, इसमें आपके 4 प्रश्न होंगे बच्चों, जिसमें टोटल आपके छोटे छोटे 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 16 करने, यानी कि ग्रामर होती है ना आपकी उसी संबंधित क्वेश्चन होंगे इसमें, एक नंबर के टोटल 20। फिर खंड गा रहेगा बच्चों, इसमें 5 प्रश्न होंगे और ये आपकी जो दोनों बुक है ना, क्षितिज और कृतिका, उससे रहने वाले हैं। ठीक है, और सबसे आखिर में आता है खंड नंबर घा, इसमें होंगे 4 प्रश्न जो कि आपके राइटिंग वाले पार्ट के हैं। जैसे आपका इंग्लिश का पेपर था उसमें राइटिंग के टॉपिक थे, ऐसे ही हिंदी में भी आपके राइटिंग के टॉपिक हैं। उन सभी को इसी एक ही वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और हाँ, एक चीज और, पिछले साल का पेपर देख लो बच्चों, ये पिछले साल का पेपर का पैटर्न है। पिछले साल केवल 2 खंड थे, खंड आ और बा। ठीक है, इसमें बेसिकली खंड आ के अंदर आपके 10 प्रश्न थे जिसमें 44 MCQ थे। ठीक है, टोटल 44 MCQ है ना, यानी कि जैसे आपकी कविता वाली चैप्टर वाले जो MCQ है ना, वो इस बार खंड गा में है, लेकिन पिछली बार खंड आ में ही थे सारे के सारे, है ना। और खंड बाकी बात करेंगे तो इसमें 7 प्रश्न होंगे बच्चों आपके राइटिंग के, और आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है सब इसी में ऐड होंगे। ओके बच्चों, तो हमें क्या है, हमें पिछले साल के पैटर्न से मतलब नहीं है, हमें मतलब है बच्चों अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के और उसके सॉल्यूशन से, है ना बच्चों। तो रेडी हो आज के इस 1 घंटे के एपिसोड को शुरू करने के लिए। देखो बच्चों, मैं तैयार हूं बहुत अच्छे से आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर समझाने के लिए। आप तैयार हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। रेडी हो? मैं एकदम फुल एनर्जी के साथ में तैयार हूं आपको समझाने के लिए। और हाँ, अभी ये केवल पहला पेपर हुआ है, इसके अलावा कम से कम हम आपको नए पैटर्न पे बेस्ड कम से कम 4 से 5 सैंपल पेपर करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से क्लिक करके रखिएगा, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आप उसको देख सको बच्चों। ठीक है, तो चलो शुरुआत करेंगे। आर यू रेडी? तो चलिए शुरू करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का जो हमारा खंड नंबर आ है, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि वास्तविक प्रश्न, वो यहां से शुरू हो गया है। ठीक है, अब देखो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि इस पेपर में हम क्या क्या समझेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बेसिकली गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देने हैं। जैसे कि ये देखो, आपका 150-200 शब्दों में गद्यांश रहेगा और कुछ ऐसे MCQ होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे रहेगा सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेम वही है, इसमें काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उससे संबंधित जो 5 क्वेश्चन है इसके आंसर देने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका शुरू होगा व्यावहारिक व्याकरण, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है उपसर्ग और प्रत्यय वाला रहेगा, इससे संबंधित MCQ के आंसर देने होंगे आपको। अभी आपको मैं बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके समाज से संबंधित क्वेश्चन होंगे, आपको इसके आंसर देने होंगे 5 में से किन्हीं 4 के। देखो लिखा है ना 4 MCQ इस तरीके से। उसके बाद निर्देश अनुसार अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पर आपसे MCQ पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर अलंकारों से संबंधित MCQs आएंगे, तो ये भी अच्छे से अभी आपको समझाऊंगा। इसके अलावा आपकी जो बुक है इससे संबंधित MCQs होंगे, जैसे 2 बैलों की कथा वाला आपका जो चैप्टर है इससे MCQ लिए गए हैं, लासा की और पाठ से MCQ है, उपभोक्तावाद की संस्कृति से संबंधित MCQ है, फिर आपकी कविता से संबंधित MCQs हैं, है ना बच्चों। तो ये सारी चीजें हैं जिससे अभी आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो शुरू करेंगे बच्चों अपने पैसेज नंबर 1 से। अब एक चीज को ध्यान से सुनो, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट में हो या फिर इवनिंग शिफ्ट में,
आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन पेपर है ना वो 15 मिनट पहले दिया जाएगा पढ़ने के लिए। तो आपको क्या करना है, इन 15 मिनट में आपका जो क्वेश्चन 1 है और 2 है इसको ध्यान से पढ़ना है, और जो भी बातें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं आप उसे अंडरलाइन कर लो। मैं 100% गारंटी देता हूं बच्चों कि 5 में से आपके 4 एमसीक्यू के आंसर आपको उसी में मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आपको मैं विद लाइव एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा अभी। ओके, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनके लिए जो सबसे उपयुक्त विकल्प है इनको चुनकर लिखना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे क्या कहा गया है, देखो, प्रकृति मानव के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह हमें न केवल जीने के लिए आवश्यक है बल्कि यह हमें संसाधन प्रदान करती है, साथ ही हमें मानसिक शांति और सुख भी देती है। यानी कि प्रकृति जो है वो हमारे जीवन जीने के साथ साथ हमें मानसिक शांति और सुख भी देती है। ठीक है, पेड़ पौधे, नदियां और पहाड़ ये सभी हमारी धड़कन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि आप सभी को पता है हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तभी तो हम जिंदा रह पाते हैं। अगर पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ वगैरह नहीं होंगे तो ऑक्सीजन बेसिकली रहेगी ही नहीं, पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये हमारी धड़कन से जुड़ी हुई है। ठीक है, जब हम प्रकृति के साथ समय बिताते हैं तो हमें ताजगी और ऊर्जा का अनुभव होता है। आप जब कभी घूमने जाते हैं किसी बाग बगीचे में या खेतों की तरफ तो आपको एक अलग सी एनर्जी मिलती है। तो जब हम प्रकृति के साथ में समय बिताते हैं ना तो हमें ताजगी और ऊर्जा का अनुभव होता है। हालांकि आज के समय मानव विकास ने प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचाया है। यानी कि मानव जैसे विकास कर रहा है ना तो इसने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कैसे? इसने वनों को काट दिया है, ठीक है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, और इन सभी ने हमारे पर्यावरण को संकट में डाल दिया है। इसीलिए बच्चों ये आवश्यक है कि हम प्रकृति की रक्षा करें और इसे बचाने के लिए जागरूकता फैलाएं। तो मेन हमारा जो टॉपिक है इसका क्या है कि हम प्रकृति की रक्षा कैसे करें और इसको बचाने के लिए जागरूकता फैलाएं। हमें अपने दैनिक जीवन में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सतर्कता से करना चाहिए। बच्चों सतर्कता का मतलब होता है कि बहुत ही ध्यानपूर्वक, सावधानी से। ठीक है, तो हमें डेली बेसिस पे जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे कि हमारे पेड़ पौधे, जो भी ऑक्सीजन वगैरह है, इन सभी का बहुत ध्यान से हमें उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी इसका आनंद उठा सके। ठीक है, अब मैं आपको एमसीक्यू समझाता हूं। आप सारे बच्चे एक बार मुझे बताना कि इन एमसीक्यू का क्या आंसर होगा अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है बच्चों, गद्यांश में प्रकृति का क्या महत्व बताया गया है। तो गद्यांश में देखो प्रकृति की इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने बोला था ना जो चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी अंडरलाइन कर लेना। तो देखो गद्यांश में प्रकृति की इंपॉर्टेंस है, ये हमें संसाधन भी प्रदान करती है, साथ ही हमारी मानसिक शांति और हमें सुख भी देती है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, गा वाला, मानसिक शांति और सुख देना प्रकृति की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, गद्यांश में प्रकृति की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो गद्यांश में क्या कहा गया है, प्रकृति की रक्षा हमें करनी है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें जागरूकता फैलानी होगी। क्या? जागरूकता। तो देखा जो अंडरलाइन कर रखा था मैंने उसमें मिलेगा ना आंसर आपको, तो क्या हो जाएगा, का वाला, जागरूकता फैलाना। उसके बाद ये जो अभी आपने गद्यांश पढ़ा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य बच्चों हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और रक्षा करने के लिए हमें लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, यानी कि जागरूकता फैलानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास ने प्रकृति को क्या नुकसान पहुंचाया है। तो अभी देखो मानव विकास ने क्या क्या नुकसान पहुंचाया था, वनों की कटाई की है, जलवायु परिवर्तन किया, पर्यावरण का प्रदूषण हुआ है, इस तरीके से ये लिखा ना, मानव विकास ने प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचाया इस तरीके से, है ना बच्चों। तो देखा आंसर वहीं पे मिल गया ना जो मैंने अंडरलाइन कर रखा था। तो वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, तो आपका ये घा वाला हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, अभी आपने जो गद्यांश पढ़ा इसका आपके हिसाब से शीर्षक क्या हो सकता है, प्रकृति और मानवता, प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति की रक्षा या फिर पर्यावरण के खतरे। तो इस गद्यांश में बेसिकली हमें प्रकृति की रक्षा के बारे में बताया गया है, यानी कि गा वाला जो है ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा बच्चों, है ना। एकदम बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की, जो कि है हमारा काव्यांश। इसे आप काव्यांश भी कह सकते हो, पद्यांश भी कह सकते हो। इससे संबंधित हमें एमसीक्यू दिए जाएंगे, उसे हमें आंसर देना है। तो चलो पहले पढ़ते हैं। चांद की चांदनी में सपने जगते हैं, तारों की मुस्कान में खुशियां भरते हैं, नीले आसमान के नीचे फूलों की महक है, हर दिल में बसी है
प्रकृति की झलक है। सपनों की रंगीनी में जीवन सजेगा, प्रकृति के एक सौंदर्य में हर मन झूमेगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो चांद की चांदनी है, यानी कि रात के समय की बात की जा रही है जब चंद्रमा निकलता है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे मेन पार्ट है, चांद की बात हो रही है। ओके, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, इस कविता में किस प्राकृतिक तत्व का वर्णन किया गया है? तो सूरज नहीं, पहाड़ नहीं, नदी नहीं, किसका है बच्चों? चांद का, चांद की चांदनी, है ना। अब जैसे कि एक लाइन है बच्चों यहाँ पे, अभी देखो ये रहा, तारों की मुस्कान में, ठीक है। तो ये जो एक लाइन है इसमें बेसिकली किस तरीके का अलंकार है? देखो, तारों की मुस्कान में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तारों की मुस्कान में बात की जा रही है, तो अलंकार कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। कौन सा? रूपक अलंकार, ठीक है। उसके बाद कविता में फूलों की महक का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? यानी कि कविता में जो फूलों की महक है, अभी आपको मैं दिखाता हूं, देखो फूलों की महक, ठीक है, ये रहा, नीले आसमान के नीचे फूलों की महक। तो फूलों की जो महक है ना, ये हर दिल में बसी है, यानी कि यहाँ पे मानव की बात की जा रही है, मानव जीवन की, ठीक है। तो यहाँ पे फूलों की महक जीवन की सुंदरता को बताया गया है, ठीक है। इस कविता का मुख्य विषय क्या है बच्चों? तो इस कविता का मुख्य विषय है जो हमारी प्रकृति है वो कितनी ब्यूटीफुल है, उसके सौंदर्य के बारे में, ठीक है। अब इस कविता का आपके हिसाब से उचित शीर्षक क्या हो सकता है? चांदनी रात, प्रकृति का जादू, सपनों की रंगीनी, या फिर तारों की कहानी। तो इसमें से आप अगर कोई सा भी ऑप्शन चुनेंगे, ठीक है, घा आप हटा दीजिए, गा हटा दीजिए, चांदनी रात और प्रकृति का जादू, इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए खा वाला, ठीक है, प्रकृति का जादू, यही यहाँ पे बताया गया है। चांदनी रात तो केवल एक ही रात होती है, लेकिन इसमें तो और भी बातें बताई गई हैं। तो मेरे हिसाब से प्रकृति का जादू इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कविता वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करेंगे बच्चों अपने अगले क्वेश्चंस की, जो कि है व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित, ठीक है। अब आप सभी बच्चे बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि निर्देश अनुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। अब जैसे कि बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो अनपढ़ शब्द है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसमें देखिए जो हमारा मूल शब्द है वो है पढ़, यानी कि पढ़ना, और उपसर्ग हो जाएगा आपका यहाँ पे अन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनपढ़, यानी कि गा वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मधुरता में कौन सा प्रत्यय है? अब प्रत्यय कौन होते हैं? जो कि शब्द के आखिर में लगते हैं। तो मधुरता में जो हमारा मधुर है ये तो है मूल शब्द, और जो ता है ये हमारा प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर का वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिदिन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो देखो इसमें जो दिन है, ठीक है, यानी कि दिन, ये हमारा मूल शब्द है और इसके आगे लगता है उपसर्ग, तो उपसर्ग है इसका प्रति, यानी कि खा वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन 4, साहसिक में कौन सा प्रत्यय है? अब देखो यहाँ पे बेसिकली साहसिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है साहस, ठीक है, और एक, इसमें ये छोटी की मात्रा है, ओके, साहसिक। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा इसका? एक वाला, यानी कि घा वाला जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन है इसका कि निष्कलंक में उपसर्ग कौन सा है? बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बहुत मुश्किल है आपके लिए, अभी मैं बताता हूं कैसे। मोस्ट ऑफ दी बच्चों को लगेगा निष्कलंक में या तो निश है या तो निष्क है, ठीक है, जबकि इसमें ना तो निष्क है ना तो निश है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो कलंक है बच्चों, कलंक ये तो है हमारा मूल शब्द, लेकिन जो हमारा उपसर्ग है वो ना तो आपका निश है, ठीक है, अगर हम हलंत भी नीचे लगा देंगे तो भी नहीं होगा, बल्कि हमारा उपसर्ग होगा निह, जैसे संस्कृत में हम लोग लिखते हैं ना निह, इस प्रकार से, तो ये होगा हमारा उपसर्ग, यानी कि गा वाला उपसर्ग निकल के आएगा। तो एक आधे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जैसे निष्फल हो गया, निष्कलंक हो गया, इस तरीके से, है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा जरूर पेपर में जो कि आपको कंफ्यूज कर जाएगा। ओके बच्चों, चलिए तो ये हो गया आपका यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय वाला। आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, आपको मुझे क्वेश्चन में बताना है कि जो अत्याचार शब्द है, ठीक है,
अत्याचार शब्द, ठीक है, अत्याचार, इसमें उपसर्ग कौन सा है, ओके, और इसमें मूल शब्द कौन सा है, ओके, अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है, फटाफट से सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। जिस बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा कमेंट बॉक्स में एकदम सही, उस बच्चे के कमेंट को मैं हार्ट दूंगा और पिन भी करूंगा, ताकि जिस बच्चे को नहीं पता है वो जाके कमेंट में चेक कर ले, ठीक है। तो फटाफट से आंसर करो बच्चों, अत्याचार में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें समास पर आधारित 5 MCQ दिए गए हैं, जिसमें से 4 के आंसर देने हैं, ठीक है। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, चंद्र जैसा मुख अर्थात चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है, ठीक है। तो चंद्रमा के जैसा मुख यानी कि चंद्रमुख, ये किस समास का एग्जाम्पल है बच्चों, सोचो फटाफट से। देखो बहुव्रीहि समाज में तो बड़ा चढ़ के बात की जाती है, ठीक है। द्वंद्व समास में बेसिकली क्या होता है कि उसमें और आता है, और यानी कि इस तरीके का एक साइन होता है 2 शब्दों में, तब होता है वो, तो द्वंद्व भी नहीं होगा, द्विगु समास भी नहीं है, तो ये है आपका कर्मधारय समास, यानी कि गा वाला आपका सही हो जाएगा, चंद्र जैसा मुख अर्थात चंद्रमुख, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2, पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो अभी आपको मैंने बता दिया कि जब 2 शब्दों के बीच में इस तरीके का साइन आए या फिर और लिखा हुआ हो तो वहां पे होता है बच्चों द्वंद्व समास। क्या होता है, द्वंद्व समास, जैसे कि राम सीता, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा समास है, द्वंद्व होगा, राम और सीता। यहाँ पे मैं लिख दूं कि राम और श्याम, तो राम और श्याम, तो इसमें भी द्वंद्व होगा। तो जिस वर्ड के साथ में ये वाला साइन आ जाए या फिर बीच में लिखा हुआ और आ जाए तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे इसका विग्रह करो, तो विग्रह कैसे कर दोगे, राम और सीता, हो गया विग्रह इस तरीके से, है ना। तो ऐसे याद रखना, क्योंकि द्वंद्व समास में ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मन चाहा यानी कि मन से चाहा, इसमें किस तत्पुरुष समास का उपयोग किया गया है बच्चों। तत्पुरुष समास जो है ये तकरीबन 7 से 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तकरीबन मुझे कंफर्म नहीं है, 7 या 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें से जो हमारा मनचाहा शब्द है, ठीक है, मन से चाहा, ये बेसिकली किस समास को दर्शाता है, बच्चों को लगेगा कि मन से चाहा है यानी कि संबंध होगा तभी तो चाहा है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये करण तत्पुरुष है। क्या है, करण तत्पुरुष, है ना, ये खा वाला। क्वेश्चन नंबर 4, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, समास की परिभाषा दी गई है, आपको उस समास की पहचान करनी है, ओके। तो समास में परिभाषा में क्या कहा गया है कि पूर्व पद और उत्तर पद में एक विशेष संबंध होता है, जैसे संबंध, करण, अपादान, अधिकरण आदि हैं। अरे सर जी इसका आंसर तो मुझे पता है, कैसे, पूर्व पद और उत्तर पद में जब एक विशेष संबंध हो, जैसे कि कोई संबंध है, कोई करण है, कोई अपादान है, कोई अधिकरण है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों, तत्पुरुष समास। वेरी गुड। अभी पता है आपको मैं 2 से 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर और करवाऊंगा ना, तब आपको जितने भी आपके समास हैं 4 प्रकार के जो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन सभी की एक एक परिभाषा हर एक सैंपल पेपर में समझा दूंगा, तो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जिस बच्चे ने अभी तक हमारे 9th क्लास के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से सारे बच्चे टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे लिखो JSK 9th क्लास और इस ग्रुप को ज्वाइन करो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें वगैरह डिस्कस करते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं, ठीक है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे जाइए, सर्च कीजिए JSK और इस तरीके से स्लैश लगा के नंदलाल, है ना, ऐसे करके, तो फटाफट से जाओ और ज्वाइन करो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को मैं कुछ मोटिवेशन वगैरह देता रहता हूँ, तो आइए फटाफट से ज्वाइन करो, ठीक है, इंस्टा और टेलीग्राम दोनों पे। चलो अब हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है समास वाला कि श्वेत है जिसके अंबर अर्थात वस्त्र, इसका मतलब है सरस्वती माता, यानी कि श्वेत है जिसके अंबर अर्थात सरस्वती, यह समास विग्रह किस समास का उदाहरण है। तो बच्चों जैसे 10 है जिसके आनन अर्थात दशानन, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, बहुव्रीहि समाज का। किसका, बहुव्रीहि समाज का। ऑप्शन नंबर ग वाला सही है, ठीक है। तो समास से संबंधित आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं बच्चों, ठीक है। चलो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो भेद है इससे संबंधित
आपसे 5 MCQ पूछे गए हैं और किन्हीं 4 के उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है बच्चों, राम स्कूल जा रहा है, आर्थिक दृष्टि से वाक्य क्या होगा? ठीक है, तो देखो राम स्कूल जा रहा है तो एक नॉर्मल वाक्य है, यानी कि ये है आपका विधि वाक्य। विधि वाक्य को आप विधानवाचक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विधानवाचक। ठीक है, विधि वाक्य कह लीजिए फिर विधानवाचक कह लीजिए, ये एक ही शब्द है। ओके, तो गा वाला सही हो जाएगा कि राम स्कूल जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न वाक्य की पहचान करो। तो इसमें देखते हैं, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, ये तो नॉर्मल हो गया, यानी कि ये विधानवाचक है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ये भी विधानवाचक है। से जंगल का राजा है, ये भी विधानवाचक है। तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ ये ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो ये प्रश्नवाचक है। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है ना कि जो WH फैमिली होती हैं ये उसमें आ जाते हैं, क्या नाम है, प्रश्नवाचक में। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे है, जो भी WH फैमिली के कुछ यहाँ पे शब्द होंगे, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, किसको, किसने, ये सब क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपका का वाला सही हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक को कैसे पहचानना है? WH फैमिली के हिसाब से। ओके, चलो, और क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है बच्चों, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, आर्थिक दृष्टि से वाक्य होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका ना 9th का अभी मिड टर्म का रिजल्ट आया और मिड टर्म में आपने हिंदी में 80 आउट ऑफ मिनिमम 75 मार्क्स लेके आ गया, तो आपके पापा जी क्या बोलेंगे? वाह तूने क्या कमाल कर दिया रे, तो 75 नंबर लेके आ गया, है ना। तो इसमें क्या दर्शाया गया? इसमें जो है ना विस्मयादिबोधक वाक्य ये दर्शाया गया है। क्योंकि देखो जब भी किसी वाक्य में इस तरीके का संबोधन का अक्षर आ जाए, संबोधन का, तो याद रखना वहां पे विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। ठीक है, क्या होगा? विस्मयादिबोधक। दोबारा सुन लो, जिस भी सेंटेंस में इस तरीके का आपका संबोधन वाचक चिन्ह आ जाए वहां पे विस्मयादिबोधक होगा। ओके बच्चों, याद रखेंगे इस बात को। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अलंकार में बताई, मतलब अलंकार तो भी बताऊंगा, समास में आपको बता दी, उपसर्ग में बता दी, और एक आपको ये बता दी। अब है हमारा क्वेश्चन 4, आपको परिभाषा के अनुसार अर्थ की दृष्टि के आधार पर वाक्य भेद की पहचान करनी है। यानी कि ये जो परिभाषा अभी हम पढ़ेंगे, ये परिभाषा किसकी है ये हमें देखना है। तो देखो, वे वाक्य जिनमें किसी तथ्य, घटना, विचार को सामान्य रूप से बताया जाता है, सामान्य रूप से, फिर तो सजिए तो विधानवाचक हो जाएगा, क्योंकि हम किसी भी तथ्य को, किसी घटना को या विचार को जब नॉर्मली रूप से बताते तो क्या कहलाता है? ये विधि वाक्य कहलाता है। क्या? यानी कि विधानवाचक। अब है क्वेश्चन नंबर 5, आदेशात्मक वाक्य की पहचान करो, जिसमें आदेश दिया जा रहा हो। तो हवा बह रही है, ये तो है हमारा विधानवाचक। हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, यह भी विधानवाचक है। पृथ्वी, जल और वायु का महत्व है, पृथ्वी पर जल और वायु का महत्व है, ये भी विधानवाचक है। लेकिन अपना होमवर्क समय पर करो, जैसे आपके टीचर ने वो क्या कहते हैं, अपना होमवर्क समय पे करो नहीं तो दंड मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका आदेशात्मक वाक्य। ओके बच्चों, तो ऐसे करके आप इन सभी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से आपके जो वाक्य के भेद हैं ये समझ में आ गए होंगे। एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट में जरूर बताना कि जो ये पेपर आपको मैं समझा रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो सारे बच्चे लिखेंगे यस सर जी। ठीक है, जो वीडियो को अभी देख रहे हैं प्रीमियर में वो लाइव चैट में लिखें, और जो बाद में देखेंगे वो यस सर कमेंट में लिखें। ठीक है, और जिस बच्चे ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करो बच्चों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है बच्चों ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो फटाफट से लाइक करो बच्चों और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। चलो, अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब 6 में बेसिकली व्याकरण का जो हमारा अगला टॉपिक है अलंकार, इससे संबंधित 5 MCQ पूछे जाएंगे और कहीं 4 के आपको आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपको इस वाक्य में अलंकार की पहचान करनी है। कौन सा वाक्य है? चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके टीचर ने भी बताया होगा, क्योंकि ये एग्जांपल हमेशा लिया जाता है। कौन सा? चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति हो रही है, चा चा चा। ठीक है, कई बार आवृत्ति हो रही है, एक से अधिक बार, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है उसे बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो आपका गा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे अनुप्रास अलंकार कैसे पहचानेंगे? जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही हो उसको बोलते हैं। देखो वर्ण का मतलब क्या हो गया कि शुरुआत का पहला अक्षर,
ठीक है, शुरुआत का पहला अक्षर। और जो शब्द होता है उसका मतलब होता है कि पूरा एक शब्द, जैसे चारू चारू चारू, ऐसे चंद्र चंद्र चंद्र, ये शब्द होता है, वर्ण होता है एक अक्षर। ओके, तो याद रखना आपको। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको अलंकार की पहचान करनी है। कनक कनकते 100 गुनी माद कथा अधिकाय। बच्चों इसके बारे में भी आपको पता होगा कि कनक कनकते 100 गुनी माद कथा अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? यमक अलंकार। कौन सा है? यमक अलंकार। अब इसमें देखो क्या है यमक में, बेसिकली दो शब्द आ रहे हैं, कनक और कनक। ठीक है, कनक और कनक, लेकिन दोनों बार ही इन दोनों का अर्थ जो है वो अलग निकलेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा, आपको अलंकार की पहचान करनी है एक बार फिर से। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। अब यहाँ पे देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, तो यहाँ पे क्या बताया गया बच्चों? कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष अलंकार। अब देखो, आपको एक अलंकार की मैं परिभाषा देता हूं, आप पहचानना। आपको निम्नलिखित परिभाषा के अनुसार अलंकार की पहचान करनी है। क्वेश्चन क्या है? जब किसी कविता में या वाक्य में एक ही ध्वनि या वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, उसका क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पे एक शब्द नहीं है, एक कविता की बात की जा रही है। अब कविता आपकी 8 लाइन की, 10 लाइन की, 15 लाइन की, 20 लाइन की होती है। तो इन सभी लाइनों में जब एक ही ध्वनि या एक ही वर्ण का बार बार उपयोग हो, तो वहां पे क्या बोलेंगे बच्चों? ठीक है, वहां पे क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, जैसे भी आपको मैंने बता रखा था, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो उसमें चा 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 3 बार आ रखा है, एक से अधिक है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये परिभाषा आप भूलोगे तो नहीं ना, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? चलो, एक आखिरी क्वेश्चन अलंकार का, कि यहाँ पे कहा गया है हनुमान की पूंछ में हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई। यानी कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई। तो वो ऐसा कौन सा अलंकार होता है बच्चों जिसमें बढ़ा चढ़ा के बातों को पेश किया जाता है? ठीक है, यानी कि इसमें होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन गा वाला हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपके अलंकार से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो आपको मैंने समझा दिए। अब देखो, यहाँ पे हमारे जो व्यावहारिक व्याकरण के क्वेश्चन थे, उपसर्ग और प्रत्यय वाले, समास वाले, ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और अलंकार, सारे के सारे मैंने आपको समझा दिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो रहेगा पाठ्य पुस्तक से संबंधित। लेकिन इससे पहले एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे यहाँ पे जरूर बताइएगा कि व्याकरण जो मैंने आपको समझाया, क्या आपको सारे अच्छे से समझ में आया नहीं? और कुछ मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह भी दी हैं, वो समझ में आया नहीं? ठीक है, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने की, ठीक है, वाक्य भेद को पहचानने की, समास के विग्रह की और अलंकार को पहचानने की, फटाफट से कमेंट में बताओ। ठीक है, अब इसी में अगले जो हमारे क्वेश्चन है बच्चों, ये रहेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित। ठीक है, यानी कि आपकी जो बुक है क्षितिज और कृतिका, इससे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश यानी कि चैप्टर, इससे आधारित आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक नंबर के 5 होंगे और उनके आंसर देने हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो है ना, ये आपका जो चैप्टर 1 है, 2 बैलों की कथा, उससे लिया गया है। तो आओ एक बार इसको पढ़ते हैं। क्या कहा गया है? एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। हीरा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं उठा के? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन हीरा कहता है, औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तोड़कर भाग चलें, इसको तोड़कर भाग चलें क्या? हाँ, मैं यह स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लो, फिर एक ही झटके में तोड़ देंगे। तो यहाँ पे हीरा मोती आपस में बातें कर रहे हैं कि कैसे यहां से भागा जा सकता है। ठीक है, तो बस अब इसी से संबंधित हमसे एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाएंगे। आओ देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि आपका जो चैप्टर है 2 बैलों की कथा, इस पार्ट से हमें क्या प्रेरणा मिलती है बच्चों? ठीक है, तो इस पार्ट में बेसिकली जो 2 बैल हैं, ठीक है, कौन कौन से 2 बैल?
एक तो है आपका हीरावेल और एक है मोती। तो ये दोनों ही अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं बच्चों। ठीक है, एक दूसरे से क्या नाम है, दोस्ती वगैरह भी इनकी ऐसी होती है जो अटूट है। ठीक है, और मालिक की सेवा वगैरह भी करते हैं, जो इनका पहला मालिक था झूरी, है ना, ये चीजें थी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना बहुत ही आवश्यक है, जो कि इन दोनों बैलों के माध्यम से बताया गया। दूसरा क्वेश्चन, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना तो मना है। अब ये कथन किसका है? तो मोती जब कहता है ना कि मालकिन को उठा के ना फेंक दूं, तो हीरा क्या कहता है, औरत जात पे तो सींग चलाना मना है, तो यानी कि का वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है बच्चों कि हीरा और मोती बाकी पशुओं को कहां बांधा जाता था। ठीक है, तो वो कौन सी जगह थी बच्चों? वो थी कांजी हॉस, यानी कि कांजी हॉस में हीरा मोती और ऐसे ही जो मरखालू और उपद्रवी पशु होते थे इनको बांधा जाता था। ठीक है, कांजी हौज से हीरा और मोती को किसे बेचा गया? ठीक है, हीरा और मोती को कांजी हौज से किसको बेच दिया गया बच्चों? गया को, अड़ियल को, चौधरी को या फिर दड़ियल को? तो किसे बेचा गया था? दड़ियल को बेच दिया गया था। और सबसे आखिरी क्वेश्चन, हीरा और मोती ने गया को पूरे रास्ते परेशान क्यों किया? जब झूरी की पत्नी जो है वो झूरी से कहती कि इन हीरा मोती के बैलों को मेरे भाई को दे दो गया को कुछ दिनों के लिए, तो जो हीरा मोती होते हैं उन्हें लगता है कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें बेच दिया है, इसीलिए वो गया को पूरे रास्ते पर परेशान करते हैं। तो यानी कि गा वाला हो जाएगा, हीरा और मोती को लगा कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें गया को बेच दिया है, इसीलिए उन्होंने परेशान कर रखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया बच्चों, और आई होप समझ में आ गए होंगे सारे एमसीक्यूज। चलिए अब बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। क्षितिज पाठ के जो गद्य हैं, ठीक है, इनसे आपको 2 एमसीक्यू पूछे गए हैं। जैसे कि पहला एमसीक्यू है, लहसा की ओर पाठ में जो ठोंडला है ये क्या है बच्चों? ठोंडला कह लीजिए, ठेंगला कह लीजिए, ये क्या है? ये कोई एक वस्त्र है, एक व्यक्ति का नाम है, या फिर कोई स्थान है, या फिर कोई बर्तन है? फटाफट से बताओ, लहसा की ओर पाठ में क्या है बच्चों? ये एक स्थान है। क्या है ये? एक ठहरने का स्थान है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि उपभोक्तावाद की संस्कृति को किस प्रकार की संस्कृति कहा जाता है? देखो, उपभोक्तावाद की संस्कृति में क्या होता है, हम विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनको लेते हैं, विभिन्न प्रकार के कपड़े, टीवी, फ्रिज, पंखे, ऐसी जो भौतिक चीजें हैं इनको ग्रहण करते हैं, यानी कि का वाला सही हो जाएगा, भौतिक संस्कृति। क्या बोलते हैं? भौतिक संस्कृति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारी जो कविता है उससे संबंधित एमसीक्यू है, और ये कविता है आपकी शब्द से आधारित। कवि जी की जो शब्द कविता है ना, संख्या और शब्द, उससे लिया गया है। ठीक है, तो चलो बच्चों इसको पढ़ते हैं और फिर इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो क्या लिखा है, संतो भाई आई ग्वान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चिति को दो यूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, और तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, कुबदी का भंडा फूटा, जोग जुगाती करी संतो, बाधी निर्चूच वे ना पाणी, कूड़ा कपट काया का निकषा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भी ना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। तो यहाँ पे कवि जी जो हैं वो अपने जो निर्गुण भक्ति प्रचारक हैं उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो आओ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भयोतम खीनो। ठीक है, या फिर खीना, तो इसमें भान जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भयोतम खीना, तो भान के प्रगटने का मतलब हो गया कि सूर्य के उदय होने का मतलब। भान क्या होता है? सूर्य। ठीक है, तो गा हो जाएगा, सूर्य का परिवाची भान होता है ना। उसके बाद कुबदी का भांडा फूटा, इससे क्या आशय है? तो यहाँ पे ये जो शब्द कहा गया है ना कि तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, यानी कि उसका जो भेद था, जो राज था, वो खुल गया, यानी कि का वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद छानी शब्द का क्या अर्थ है? तो अभी अभी हमने देखा, ठीक है ना, ये रहा क्या बोलते हैं छानी, एक सेकेंड, तृष्णा छानी पर घरी ऊपरी, ठीक है ना, पर घर ऊपरी यानी कि जो घर के ऊपर में होता है, यानी कि छप्पर। ठीक है, तो छानी का मतलब क्या हो जाएगा? जो छाया देता हो, यानी कि छप्पर, लेकिन घर के लिए उपयोग किया गया है। ओके, पांचवा क्वेश्चन, कबीरदास जी किसके उपासक थे? तो कबीरदास जी
निर्गुण उपासक थे। देखो नास्तिक तो वो नहीं थे हम कहेंगे, लेकिन निर्गुण कहेंगे, ठीक है। उसके बाद कवि के अनुसार संत सुजान कौन हो सकता है? संत सुजान कौन हो सकते हैं बच्चों? यानी कि अच्छा संत कौन हो सकता है? अच्छा संत वही हो सकता है जो निष्पक्ष भाव से प्रभु का स्मरण करता हो। कौन होगा? जो निष्पक्ष भाव से प्रभु का स्मरण करता है वो संत सुजान कहलाएगा, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गए आपके कविताओं से संबंधित एमसीक्यूज बच्चों, जो कि आपको मैंने समझा दिया अच्छे तरीके से। अब आपके दो क्वेश्चन और हैं जो कि आपकी जो क्या नाम है कविताएं हैं ना, उससे संबंधित एमसीक्यू हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वाक कविता में जेब टटोली इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वाक कविता में देखो, जैसा कि शब्द से पता चलता है, जेब टटोली, जेब टटोलना यानी कि अपनी जेब में हाथ डाल के कुछ ढूंढना, ठीक है। तो क्या ईश्वर को ढूंढना गया? नहीं। कुछ खोया या पाया देखा गया? नहीं। जेब काटना? नहीं। इसका मतलब होता है आत्मलोचन करना, यानी कि अपने आप को समझना, ये होता है जेब टटोली, ठीक है। तो आपका गा वाला सही है। एक क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, रसखान के जो सवैये हैं, तो रसखान के किस छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके रसखान का जो सवैया है ना, उसमें बेसिकली 4 छंद दिए गए। कितने? 4। इन चारों छंद में से एक एमसीक्यू पेपर में जरूर आएगा, जिसमें पूछा जाएगा, आपको इस तरीके से व्याख्या दे दी जाएगी और पूछेंगे किस छंद में है, ठीक है। तो कृष्ण की मुरली की धुन और कृष्ण की मुस्कान, उनके अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है, ये बताया गया है रसखान के चौथे छंद में। किसमें? चौथे छंद में। टोटल 4 छंद है और चौथे छंद में ये बताया गया है। तो आप अपनी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना, उसको उठाओ और रसखान के जो 4 सवैये हैं, आप उनमें देखो क्या क्या किसमें कहा गया है, ठीक है। वो जो पाठ परिचय होता है ना, लेखक वाला परिचय, वहीं पे नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल नीचे, आप उसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कविता वाले ये एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। देखो खंड ए के अंदर हमने जो है यहाँ पे देख सकते हैं बहुविकल्पीय यानी कि वास्तुपरक प्रश्न जो थे, इनको डिस्कस किया था। सीधा हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ओके, ठीक है। हाँ, ये देखो आज के इस पेपर का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, खंड नंबर वर्णात्मक प्रश्न, वो यहां से शुरू हो चुका है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि गद्य पाठ, गद्य का मतलब होता है आपके चैप्टर्स, ठीक है। तो गद्य पाठों के आधार पे 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 2 नंबर के 3 क्वेश्चन, यानी कि दिए हुए तो हैं आपको 5 क्वेश्चन, लेकिन इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 के आंसर करने हैं। ओके, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि जो आपका सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, 2 बैलों की गाथा, तो इसमें छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी को पता है जो छोटी बच्ची थी, इसका बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा था? 2 कारण थे। क्या कारण थे? देखो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि छोटी बच्ची की जो माँ थी, खुद की माँ, वो मर चुकी थी। अब उसका जो लालन पोषण था वो कर रही थी सौतेली माँ। अब सौतेली माँ के बारे में तो आप सभी को पता है कि वो अपने बच्चों के अलावा जो उसके सौत होती है उसके बच्चों के साथ में ज्यादा प्यार तो कभी करती नहीं है ना। तो सौतेली माँ जो थी इस छोटी बच्ची की, वो उसके साथ बहुत अच्छा अत्याचार करती थी, ठीक है। तो इसीलिए उस बच्ची को पता था कि जो बिछड़ने का दर्द होता है वो क्या होता है। उसे लगा कि वे यानी कि हीरा और मोती भी उसी की तरह अभागे हैं और वे अपने मालिक जो झूरी है उससे दूर हो गए हैं, ठीक है। दोनों बैलों ने दिन भर काम करने के बाद जब उन्हें सूखा भूसा खाने को दिया जाता था और उन पर डंडे बरसाए जाते थे, तो ऐसे अत्याचार को देखकर उस छोटी बच्ची का मन बहुत दुखी हुआ। आप खुद देखो, जब दोनों बैलों उसको पूरे दिन काम करवाया जाए और खाने के लिए उन्हें शाम के टाइम सिर्फ सूखा भूसा दिया जाए और ऊपर से उन पर डंडे बरसाए जाए, तो ऐसी स्थिति को देखकर छोटी बच्ची बहुत ज्यादा दुखी हुई। इसीलिए उस छोटी बच्ची के प्रति किन किन कारणों की वजह से वो उसी की तरह अभागे हैं और जो अत्याचार किए जा रहे थे, इसी वजह से बैलों के प्रति उसका प्रेम उमड़ आया था बच्चों, ठीक है। तो ये चीज थी यहाँ पे। आई होप आप क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि लहासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि तिब्बत में लोग बंदूक या पिस्तौल को लाठी की तरह लेके क्यों घूमते थे। यानी कि तिब्बत में जो लोग थे
जैसे आज के टाइम पे हम लोग लाठी लेके घूमते हैं ना, तो उस टाइम पे तिब्बत में लोग लाठी को, मतलब जो बंदूक है या पिस्तौल है, गन वगैरह, इसको एकदम लाठी लाठी की तरह लेके घूमते थे। तो ऐसा क्यों था भाई? तो आओ बच्चों बताते हैं इसका भी आंसर। देखो, ओके, तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, इस तरीके से कि तिब्बत में लोग बंदूक या पिस्तौल को लाठी की तरह लेकर घूमते थे, क्योंकि उस समय जब ये लेखक गए थे वो तिब्बत में, ठीक है ना, तो तिब्बत में उस समय जो कानूनी व्यवस्था थी वो बहुत कमजोर थी और सुरक्षा प्रबंधन वगैरह भी बहुत ही नाक के बराबर थे, ठीक है। और साथ ही साथ उस समय तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई भी कानून वगैरह नहीं था। यहां तक कि तिब्बती सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर अधिक खर्चा भी नहीं करती थी। अब जहां पे ये आम लोग रहते थे, ठीक है, अब जब वहां पे कानूनी व्यवस्था कमजोर है, सुरक्षा के प्रबंधन नहीं है, ठीक है, हथियारों के संबंध में कोई कानून नहीं है, अब इन सभी की कमजोरी की वजह से यहां पर होता था डाकू लुटेरों का खतरा, ठीक है। और ये डाकू लुटेरे क्या करते थे, पहले तो आदमी को मार देते थे, उसके बाद उसे लूटते थे, भले कुछ हो या ना हो, पहले मार देंगे फिर लूटेंगे। इसीलिए मरने वालों का कोई गवाह भी नहीं होता था, इसीलिए डाकू लुटेरों को सजा भी नहीं मिलती थी। इसीलिए तिब्बत के लोग बंदूक या पिस्तौल को लाठी की तरह लेकर घूमते थे, क्योंकि कानूनी व्यवस्था कमजोर थी, सुरक्षा के प्रबंधन कम थे, ठीक है, डाकू लुटेरों का खतरा बना हुआ था, हथियारों के संबंध में कोई कानून वगैरह नहीं था बच्चों। इसीलिए वो लोग बंदूक या पिस्तौल को, जैसे हम लोग डंडा या लाठी लेके चलते हैं, वो चला करते थे, ठीक है। तो ऐसे आंसर लिखना था आपको, ओके बच्चों। चलिए अब इसी के तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों, जो कि इसी चैप्टर का है। ल्हासा की ओर पाठ के आधार पे बताइए कि ढोंडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। यानी कि लेखक जब पहले जाता है गांव में, ठीक है, तो जब वो भिकमंगे के वेश में होता है तब भी उसे वहां पे ठहरने के लिए रात के समय एक उचित स्थान मिल जाता है। लेकिन जब दूसरी यात्रा के समय वह भद्र वेश, यानी कि बहुत ही सूट बूट अच्छे खासे कपड़े पहन के जाता है, तो भी उसे उचित स्थान ठहरने के लिए नहीं मिलता। अब ऐसा क्यों है? पहले तो जब वो भिकमंगे के वेश में था तो भी अच्छा स्थान मिल गया ठहरने के लिए, लेकिन अब अच्छा बन के गया तब उसे स्थान ही नहीं मिला। ऐसे क्या रीजन थे भाई? तो आओ बताते हैं रीजन। देखो, इसका जो मुख्य कारण है वो है संबंधों का महत्व। कैसे? तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए वहां जान पहचान के आधार पर ही ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। यानी कि ये जो तिब्बत का एरिया था जहां से खास करके लोग यात्रा वगैरह करते थे, वहां पे यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। अगर आपकी जान पहचान है तो ही आपको अच्छा स्थान मिल सकता था। अब जब लेखक पहली बार आया था तो पहली बार लेखक के साथ में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बौद्ध भिक्षु सुमति, और सुमति की यहाँ के लोगों के साथ में अच्छी खासी जान पहचान थी। लेकिन जब दूसरी यात्रा यानी कि लेखक 5 साल के बाद आया तब बहुत कुछ बदल चुका था। अब वो अच्छे खासे कपड़े पहन के भी आया, लेकिन फिर भी उसे बस्ती के सबसे गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय लेखक जो वहां पे पहुंचा, पहली बात तो उसके साथ में सुमति नहीं था, ठीक है, उसके साथ सुमति नहीं था, और दूसरा लेखक पहुंचा वहां पर शाम को, और शाम को वहां के लोग छड़ पीकर होश आवाज खो देते हैं, जिससे कि उन्हें सही गलत की पहचान नहीं होती थी, और सुमति उसके साथ में नहीं था। तो दूसरी बात, उसे क्यों नहीं मिला स्थान? क्योंकि पहले तो वो पहुंचा शाम के टाइम, जब वो लोग छड़ पीकर एकदम होशो आवाज खो देते हैं, गलत सही गलत की पहचान नहीं होती, और साथ ही सुमति भी उनके साथ नहीं थे, इसीलिए उसको एक गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा था बच्चों, है ना। ऐसे आंसर लिखना था, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 कि आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि आज के टाइम पे ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, जो वेस्टर्न कल्चर है, इससे हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो त्योहार हैं, ये प्रभावित हो रहे हैं। अब कैसे हो रहे हैं? तो आओ बच्चों बताते हैं। देखो, आज की उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को गहराई से प्रभावित कर रही है। अब कैसे कर रही है? तो देखो, आज की ये जो संस्कृति है उपभोक्तावाद की, ये हमारे रीति रिवाज, हमारे त्योहारों को व्यावसायिक बना रही है, यानी कि व्यापार का एक तरीका बना रही है। कैसे?
आमतौर पे हमारे संस्कृति में जितने भी त्योहार होते हैं, इनका मूल उद्देश्य क्या होता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो जुड़ाव है, आपसी जो मेल है, इसको बढ़ाया जाए। लेकिन इस उपभोक्तावाद संस्कृति के तहत क्या हो रहा है, हम दिखावे पर और खर्च पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, जब भी त्योहार आता है तो हम दिखावा और खर्चा ज्यादा करते हैं। इन मौकों पर दिखावे और महंगी वस्तुओं का उपभोग करने पर आज के टाइम पे इस संस्कृति ने ज्यादा जोर दिया है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले जो भी हमारे पारंपरिक रीति रिवाज होते थे, ये साधारण उत्सव आसानी से मना लिए जाते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, जब तक कई लाखों खर्चे नहीं होंगे, ठीक है, एक गरीब भी हजारों खर्चा कर देता है, तब तक मतलब ऐसे आयोजन नहीं होंगे, है ना। मतलब बहुत सारा पैसा खर्चा किया जाता है ऐसे आयोजनों के लिए। उपहारों और सजावट पर अत्यधिक खर्चा किया जाता है। ठीक है, इससे हमारे त्योहारों का जो मूल उद्देश्य है वो खोता जा रहा है। इस प्रवृत्ति से न केवल रीति रिवाजों का सरलीकरण हो रहा है, बल्कि उनके मूल्यों में भी कमी आ रही है। एक तरीके से उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे रीति रिवाज, हमारे त्योहारों को व्यापार बना दिया है, इनको दिखावे और खर्चा बना दिया एक तरीके से। ठीक है, ये है बच्चों उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, अब इसने कैसे रीति रिवाजों को प्रभावित किया वो भी आप यहां से समझ सकते हैं। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है बच्चों इसका, कि 5वां क्वेश्चन कहता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। बेसिकली जो मोती होता है वो कहता है कि क्यों ना मैं इस बच्चे की माँ को ही सींग से उड़ा के फेंक दूं, या फिर मैं इसी को दीवार को तोड़ के चला जाऊं। तो हीरा कहता है, लेकिन औरत जात पर तो सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो क्या। तो हीरा का ये जो कथन है, इसके माध्यम से प्रेमचंद का स्त्री के प्रति क्या दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। तो आओ बच्चों बताते हैं। देखो, लेकिन औरत जात पर तो सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन से लेखक प्रेमचंद का स्त्री के प्रति जो सम्माननीय दृष्टिकोण है इसका पता चलता है। ठीक है, तथा प्रेमचंद जी के उस समय के समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। यहाँ लेखक जो है स्त्रियों की प्रताड़ना, स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों का विरोधी है। वह स्त्रियों को पूजनीय मानता है, साथ ही वह स्त्री पुरुष की समानता का भी पक्षधर है बच्चों। तो इससे प्रेमचंद जी के लेखक वो जो स्त्री है इसके प्रति ये बातें पता चलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसके अलावा जो पिछला पेपर था उसमें भी मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन करवा रखे थे, अभी आपको मैं दिखा देता हूं। देखो, पिछले पेपर में मैंने आपको इतने सारे ये क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपने इनकी अच्छे से तैयारी कर ली होगी और जो क्वेश्चन अभी बताए इनकी तैयारी कर ली, तो बस इनफ है आपके लिए, बहुत होगी आपकी तैयारी फिर। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब देखो 12 में क्या कहा गया है, पद्य पाठों, पद्य का मतलब हो गया कविता। ठीक है, पद्यांश कह लो या फिर कविता कह लो। तो कविता के आधार पे आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हीं 3 के आंसर देने हैं और 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कि कवि रस खान का व्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि रस खान जो है ये ब्रज के वनों को, बागों को, तालाबों को निहारते हैं, तो ऐसा करने के पीछे क्या रीजन है उनका। रीजन ये है, कवि रस खान का श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम है और वे उनसे जुड़ी हर चीज को बहुत ही पसंद करते हैं। तो क्या समझे, रस खान जी का कृष्ण के प्रति बहुत गहरा प्रेम है और इसीलिए वो उनसे जुड़ी हर चीज को बहुत पसंद करते हैं। वे ब्रज के वन, बाग, तालाबों में श्री कृष्ण की गई जो लीलाएं हैं इनको समझने का प्रयास करते हैं। वहां गायों को चराते और रासलीला में भाग लेते हुए वे समय बिताते हैं। कवि इन स्थलों को देखकर श्री कृष्ण की निकटता, यानी कि इन स्थलों को देखते हैं, वहां पे जाते हैं, बैठते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण उनके पास में है, उनके प्रति अपने प्रेम का जो अनुभव है ये करता है। इसीलिए वह हमेशा, यानी कि रस खान हमेशा इन वनों, इन बागों, इन तालाबों को देखना चाहता है, क्योंकि उससे इनमें श्री कृष्ण की उपस्थिति का आभास होता है और प्रेम का आभास होता है, इसीलिए देखना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके बच्चों, चलिए अब इसी का दूसरा क्वेश्चन इसी पोयम से बच्चों, कि रस खान के सवैये के अनुसार
मायरी वा मुख की मुस्कान सम्हारी, ना जेहे ना जेहे ना जेहे। इसका भाव स्पष्ट करो। तो रसखान के सवैये में ये जो लाइन यूज की गई है, आपको इसका भाव स्पष्ट करना है। तो आओ बच्चों भाव स्पष्ट करते हैं। और ये भाव जो है ना, वो शायद आपके तीसरे चौथे छंद से लिया गया है। तो देखो क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है गोपी श्री कृष्ण की मुस्कान को इतनी मनमोहक लगती है कि उसे देखकर उसकी चेतना समझ पूरी तरीके से खो जाती है। यानी कि गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान, उनकी जो स्माइल है, आहा इतनी प्यारी लगती है कि वो अपनी सुध-बुध खो बैठती हैं। गोपियां श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, इन्होंने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया है कि वो खुद को संभाल सकें उनके लिए कठिन हो चुका है, क्योंकि सब समर्पित कर दिया अपने कृष्णा के प्रति। उसकी मुस्कान में उसे एक अद्भुत आकर्षण महसूस होता है जो उसे पूरी तरीके से बांध लेता है। गोपियों को भगवान कृष्ण की मुस्कान में एक अजीब सा जो बंधन है वो महसूस होता है, आकर्षण महसूस होता है, अट्रैक्शन महसूस होता है, और वही उसे बांध लेता है। ये भाव इसमें कहा गया है। ठीक है, और इसमें आप लिख देंगे कि प्रेम वगैरह भी दर्शाया गया इस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, कबीर ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? यानी कि कबीर के द्वारा जो सच्चा प्रेम है इसके क्या कसौटी है, ये बताइए। देखो बच्चों, क्या कहते हैं हमारा कि कबीर ने सच्चे प्रेम की पहचान इस प्रकार बताई है कि सच्चा प्रेमी वही है जो ईश्वर की भक्ति करता है और उसे पाने के लिए प्रयासरत रहता है। यानी कि सच्चा प्रेमी कौन है? वो जो ईश्वर की भक्ति करे, वो जो ईश्वर को पाने के लिए प्रयास करता रहे, उसके मन में कोई भी सांसारिक वस्तु पाने की लालसा ना हो। जो सच्चा प्रेमी है उसके मन में सांसारिक यानी कि भौतिक वस्तु पाने की कोई लालसा ना हो। वह लोभ, मोह, क्रोध, माया इन सभी से ऊपर उठ चुका हो और सांसारिक बंधनों, आकर्षणों से ईश्वर की प्राप्ति में बाधा ना बनने देता हो। यानी कि जितने भी सांसारिक बंधन है, आकर्षण है, अट्रैक्शन है, लोभ, मोह, माया, इन सभी से दूर ईश्वर की प्राप्ति करे, उसको बोलते हैं सच्चा प्रेमी। ठीक है, तो क्या है सच्चे प्रेमी की पहचान? सच्चे प्रेमी की पहचान वो है जब कोई भक्ति करे अपने ईश्वर की, ईश्वर को पाने के लिए प्रयास करता रहे, संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी बंधन, कोई भी आकर्षण, लोभ, मोह, माया, ये उसको ईश्वर की प्राप्ति में बाधा ना बने, तब उसे सच्चा प्रेमी बोला जाता है। ठीक है, चलो अब इसी कविता का हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है? यानी कि हर श्वास की एक ही श्वास है और वो है ईश्वर। तो ऐसा कवि ने क्यों कहा है? इसको कहने के पीछे कवि का रीजन है। क्या रीजन है बच्चों? देखो, कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर ने सभी जीवों को बनाया, जैसे कि हम हैं और भी निर्जीव सजीव जीव हैं, इन सभी को ईश्वर ने बनाया है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो आत्मा है वो भी ईश्वर का अंश है। इसी आत्मा के कारण जीव का अस्तित्व भी संभव है, इसीलिए सब श्वासों की सांस कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों वाक्य कविता के आधार पे कि हमारे संतों ने, हमारे भक्तों ने, हमारे महापुरुषों ने बार बार हमें ये चेतना दी है, हमें ये सावधानियां बरतने को कहा है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। मनुष्यों में वैसे कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए हमें कुछ सुझाव देने हैं। तो क्या करना है, भेदभाव कैसे मिटाया जा सकता है, इसको लेके आपको सुझाव देने। तो आपको मैं बहुत सारे सुझाव दे देता हूं, आप 2-3 याद कर लो। ठीक है, भेदभाव को मिटाने के लिए सबसे पहला है कि सभी को जाति सूचक नामों का उपयोग बंद कर देना चाहिए। जैसे होता है ना, जाति, तुम राजपूत हो, तुम प्रजापत हो, तुम चमार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो ऐसे जाति सूचक जो शब्द हैं इन सभी का इस्तेमाल करना बंद कर दो। साथ ही शिक्षा के पाठ्यक्रमों में समानता को बढ़ावा देने वाले विषय शामिल करो। यानी कि ऐसे विषय शामिल करो जिससे कि समानता को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, नौकरी और सेवाओं में आरक्षण की जगह योग्यता को प्राथमिकता दो। यानी कि नौकरियों में जो आपने आरक्षण वगैरह दे रखा है ना, इसको हटाओ और अगर योग्य हो यानी कि योग्यता को आगे बढ़ाओ। ठीक है, धार्मिक, जातीय या क्षेत्रीय राजनीति करने वाले दलों पर प्रतिबंध लगाओ। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती हैं बच्चों जो कि धर्म के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करती हैं, तो ऐसी पार्टियों को खत्म करो।
और भी एक आधा पॉइंट है जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे। मेन आंसर मैंने आपको बता दिया बच्चों, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तो ये हो गए। इसके अलावा पिछले सैंपल पेपर में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे एग्जाम्पल के लिए। ये देखो जैसे 4 क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने। अगर आपने ये भी कर लिए होंगे तो आपकी तैयारी भाई फिर तो अच्छी होगी ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन के आंसर देखोगे, ये रहे आपके क्वेश्चंस के चारों के आंसर। कल ही वीडियो अपलोड की थी मैंने तो, है ना। चलो अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना केवल एक ही चैप्टर से आने वाला है इस जल प्रलय में। कहा गया है कि पूरक पाठ्य पुस्तक में पाठों पर आधारित 3 प्रश्नों में किन्हीं 2 के आंसर देने हैं 50 से 60 शब्दों में, और ये 4 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि गांव में बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। जब लोगों को गांव में सूचना मिली कि भाई हमारे गांव में बाढ़ आने वाली है, तो लोगों ने कैसे कैसे तैयारी शुरू कर दी। देखो सबसे पहले पटना शहर में जब लोगों ने बाढ़ के आने की खबर सुनी तो वे अपनी सुरक्षा के प्रबंध और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी थिंग्स थी, जो सामान थे, इनको जुटाने में लग गए। जैसे कि बाढ़ के दिनों में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां एकत्रित करने लगे, जिससे कि जब बाढ़ वगैरह आए, ठीक है, तो ये अपने घरों के ऊपर में ही जो ईंधन है, आलू वगैरह है, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां, इनका उपयोग कर सकें, है ना। जिससे कि कुछ दिन तक उनका गुजारा चल जाएगा जब तक कि उनके लिए कोई मदद नहीं आ जाती है, ठीक है। दूसरी ओर दुकानों से सामान हटाकर सामान को ऊपर रखने लगे। कुछ लोग जो थे जिनकी दुकानें थी वो दुकानों से सामान हटाकर ऊपर की तरफ रखने लगे, जिससे कि बाढ़ से या उनके सामान को किसी तरीके को कोई हानि वगैरह ना हो। ऐसे ही लेखक ने भी कुछ सावधानियां बरतनी शुरू कर दी थी, है ना। तो वो भी आप यहाँ पे एक आधा पॉइंट लिख सकते हो। अब इसमें एक आधी लाइन अगर आप और जोड़ दोगे तो पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि जब लेखक को यह एहसास हुआ कि लेखक के इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए, ठीक है। तो जब लेखक को लगा कि भाई उसके यहाँ पे भी पानी घुस सकता है, यानी कि बाढ़ आ सकती है, तो लेखक ने क्या किया। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो वे भी सभी की तरह जरूरत की चीजें जुटाने लगे। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले गैस के विषय में अपनी पत्नी से जानकारी ली, ठीक है। गैस के विषय में पूछा, अरे पत्नी जी ये बताओ कि गैस वगैरह कुछ है या नहीं है। तो जो भी जानकारी मिली उसके हिसाब से उन्होंने प्रबंध करना शुरू किया। अब उन्होंने कोयला और केरोसिन ऑयल ये लाके रख लिया। उन्होंने आवश्यक ईंधन, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां, खाने के लिए कुछ आलू जमा कर लिए, जिससे कि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक उनके जीवन का गुजारा चल सके। उन्होंने 1 सप्ताह तक पढ़ने के लिए हिंदी की, बांग्ला की, अंग्रेजी जो फिल्मी पत्रिकाएं थी ये खरीद ली, ताकि बाढ़ के समय में जब बाढ़ चल रही हो तो वो अपना समय व्यतीत कर सके। तो उन्होंने भी सेम वही तैयारियां की जैसे गांव वालों ने की, बस उन्होंने कुछ इस प्रकार की जो अलग तैयारी है ये की थी। बस हो गया हमारा आंसर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं मानव समाज को किन किन रूपों से प्रभावित करती हैं, किन्हीं 2 की चर्चा करते हुए संक्षेप में बताओ। यानी कि जब बाढ़ आती है जो कि प्राकृतिक आपदा है तो यह मानव लोगों को, हम जैसे लोगों को कैसे प्रभावित करती हैं ये हमें बताना है। तो आओ बच्चों बताते हैं। देखो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमें कई तरीके से प्रभावित करती हैं। भौतिक क्षति, आर्थिक क्षति, जीवन का नुकसान, स्वास्थ्य पर प्रभाव, मानसिक और सामाजिक प्रभाव। अब जैसे कि पहला है भौतिक और आर्थिक क्षति। भौतिक आर्थिक क्षति में क्या होगा, बाढ़ से हमारे मकान टूट जाएंगे, हमारे जो भी लाखों करोड़ों के मकान हैं वो टूट जाते हैं, हमारी जो फसलें होती खेतों में वो नष्ट हो जाती हैं, बुनियादी ढांचे नष्ट हो जाते हैं, जिससे लोगों की संपत्ति और आजीविका समाप्त हो जाती है और गरीबी बढ़ जाती है। तो ये भौतिक और आर्थिक क्षति हो गई। दूसरा है जीवन का नुकसान। अब इसमें कैसे बोलेंगे, बाढ़ में बहकर या डूबकर इंसानों और जानवरों की जानें चली जाती हैं, जिससे कि समाज में शोक और भय का माहौल बन जाता है, यानी कि बाढ़ से जीवन का भी नुकसान होता है, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य पर प्रभाव। बाढ़ के बाद में जहां जहां जल जमाव होता है, जहां जहां गंदगी होती है, वहां से संक्रामक बीमारियां फैलने लगती हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है और चिकित्सक सेवाओं पर भी दबाव बढ़ता है।
और चौथा है मानसिक और सामाजिक प्रभाव। बाढ़ से प्रभावित लोग मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता और असुरक्षित महसूस करते हैं। इससे समुदायों में आपसी सहयोग की भावना बढ़ सकती है, लेकिन अक्सर सामाजिक विघटन और अव्यवस्था भी देखने को मिलती है। बाढ़ के बाद में लोग अपने अपने घरों को, अपने अपने गांव को छोड़ छोड़कर दूसरी जगह जाके बस जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर एक वो और बार आए तो जो कुछ था, जो बचा है ना के बराबर, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाढ़ जो है वो लोगों को प्रभावित करती है। इसके अलावा बच्चों, मैंने आपको पिछले पेपर में भी कई क्वेश्चन करवाए थे, जैसे कि यहाँ पे देख लो कि इस जल प्रलय पाठ में इसके आधार पे बताओ, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहां तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावना व्यक्त होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो जाके वीडियो को देख लेना। उसके बाद इस जल प्रलय पाठ में लेखक ने अपने मित्र से क्यों कहा, पहचान लीजिए यही है वह आदमी। ठीक है, तो क्यों कहा, ये रहा आपका आंसर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि लेखक ने बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कब और क्यों कहा। तो कब और क्यों कहा मृत्यु का तरल दूत, ये रहा आपका आंसर, और यहां से पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के आगे वाले प्रश्न की, जो कि है क्वेश्चन 14। अब 14 में देखो क्या कहा गया है, हमें किसी भी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। क्या लिखना है, अनुच्छेद, और ये 6 नंबर का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अनुच्छेद के लिए हमें 2 टॉपिक दिए गए हैं, एक है भारत की संस्कृति, एक है पुस्तकों का महत्व। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं, जैसे भारत की संस्कृति की क्या भूमिका है, संस्कृति की क्या घटक हैं, कैसी विविधताएं होती हैं, परंपराएं, वर्तमान में हमारी संस्कृति कैसी है, और एक निष्कर्ष। पुस्तकों के महत्व में भी सेम वही है, भूमिका क्या है, ये ज्ञान की स्रोत होती है, मानसिक विकास कैसे होता है, हमें प्रेरणा मिलती है, डिजिटल युग में कैसी पुस्तकें, इस हिसाब से आपको लिखना है इसे। ठीक है, तो आओ मैं आपको दोनों ही समझाऊंगा अच्छे तरीके से। जैसे कि पहला है भारत की संस्कृति। तो देखो, भारत की संस्कृति अद्वितीय है और विविधता से भरपूर है। भारत की संस्कृति अद्वितीय है, यानी कि ऐसी और कोई संस्कृति पूरे विश्व में है ही नहीं, और भारत की संस्कृति में विविधताएं हैं। विविधताओं का मतलब हो गया भारत में विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न जाति, विभिन्न संस्कृति आदि को मानने वाले लोग रहते हैं, ये उनका संगम दर्शाता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति में त्योहार, संगीत, नृत्य और साहित्य ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की संस्कृति की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें हम भारत में मनाए जाने वाले त्योहार, यहाँ के संगीत, यहाँ के नृत्य, यहाँ के साहित्य, इनकी भी बात करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक विशेषताएं हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। आज की जो एक ग्लोबल संस्कृति है, इसमें भी भारतीय संस्कृति का योगदान महत्वपूर्ण है। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जो फॉरेनर कंट्रीज होते हैं, वहां पे भारत की संस्कृति को बहुत ज्यादा बेसिकली अडॉप्ट किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है। वहीं हमारे भारत के लोग हैं जो कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाए जा रहे हैं, जबकि अपना कल्चर कितना बढ़िया है ना। भारतीय संस्कृति ने विश्व को एकता, सहिष्णुता और विविधता की भावना दी है। ठीक है, इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। और जो ना हमारा दूसरा टॉपिक था पुस्तकों का महत्व, अब इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो, पुस्तकों का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि पुस्तक ज्ञान का एक प्रमुख स्रोत होते हैं। पढ़ाई से न केवल जानकारी मिलती है, जब आप किसी चीज को पढ़ते हो तो इससे न केवल आपको जानकारी मिलती है, बल्कि इससे आपका मानसिक विकास भी होता है। पुस्तकें हमें प्रेरणा भी देती हैं, यानी कि प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं, और हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में नए नए विचारों को भी भरती हैं। आज के इस डिजिटल युग में भले ही ई बुक्स का प्रचलन बढ़ गया हो, लेकिन पुस्तकों की मौलिकता और अनुभव अद्वितीय होते हैं। अंततः पुस्तकें हमारे जीवन को समृद्ध बनाती हैं और हमें नई दिशाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको पुस्तकों के महत्व को लिखना है। मैंने तो छोटा लिखा हुआ है, आपको इसे 2 से 3 लाइन बढ़ा के और लिखना है, तभी 6 नंबर मिलेंगे। इतने में तो 4 मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो मैंने छोटा लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके लिखें। ओके बच्चों, चलिए, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद लेखन का पहला टॉपिक। अब बारी आती है हमारे दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें क्या करना है, किसी भी एक टॉपिक पर, यानी कि एक विषय पर आपको पत्र लिखना है। किस किस टॉपिक पे पत्र है,
एक तो है जल निगम अधिकारी को पत्र और एक है आपके दादा को पत्र, ठीक है, यानी कि दादाजी को। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपकी कॉलोनी में जल आपूर्ति में गंभीर कमी हो रही है, यानी कि आप जहाँ पे रहते हो, जो भी आपका एड्रेस है, वहाँ पे बहुत कम पानी है, ठीक है, पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही, खास करके पीने के पानी की। तो आपको अपने एरिया के जल निगम अधिकारी को एक पत्र लिखना है, ठीक है। अब बच्चों, पत्र लिखने का मैंने आपको बहुत अच्छा फॉर्मेट बताया हुआ है। पत्र लिखने की आपको जब शुरुआत करनी है तो 3 स्टेप सबसे पहले फॉलो कीजिए, ठीक है। कौन कौन से 3 स्टेप? सबसे पहले आपको लिखना है अपना पता। क्या लिखना है? सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है। फिर आपको लिखनी है दिनांक क्या है, ठीक है, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो वो दिनांक लिख देना। और फिर आपको लिखना है प्राप्तकर्ता का पता, यानी कि जिसको ये मिलेगा। तो मेरा पता है 100 मतलब हाउस नंबर 100 शांति निकेतन कुंज, करोल बाग, दिल्ली 110045। तो ये तो हो गया बच्चों मेरा पता, ठीक है। अब दिनांक इस तरीके से लिखनी है, जैसे आज 7 तारीख है तो 7 अक्टूबर 2024 ऐसे दिनांक लिखनी है। ऐसे मत लिख के ऐसे मत लिख देना 07/10/2024, ऐसे बिल्कुल मत लिखना, आधा नंबर कट जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने लिखा जल निगम अधिकारी करोल बाग दिल्ली, इस तरीके से। तो ये जो हमारा एड्रेस है, ये कौन सा एड्रेस है? ये है प्राप्तकर्ता का, जिसे मिलेगा ये। फिर आएगा विषय। तो विषय क्या है? जल आपूर्ति में कमी के संबंध में पत्र। उसके बाद मान्यवर, और मान्यवर लिखने के बाद आपको ये जो संबोधन वाचक चिन्ह है ना, ये जरूर लगाना है बच्चों, ठीक है। इससे टीचर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके। चलो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मैं राहुल शांति निकेतन कुंज का निवासी हूं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमारे कॉलोनी में जल आपूर्ति में गंभीर कमी हो रही है और कई बार तो पानी नहीं आता है और हमें पानी के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। गर्मियों में ये समस्या और भी बढ़ जाती है। कृपया इस समस्या का समाधान करें और सुनिश्चित करें कि सभी निवासियों को नियमित रूप से पानी मिल सके। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी कदम उठाइए। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। भवदीय राहुल, और ये है राहुल का कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। देखो मैंने आपको फॉर्मेट भी बता दिया है, पता कैसे लिखना है, डेट, प्राप्तकर्ता, विषय, मान्यवर, संबोधनवाचक, सब कुछ। अब इसी के दूसरे क्वेश्चन को देखिए। अपने दादाजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आप हमारी संस्कृति के महत्व के बारे में बताएं। यानी कि आपको दादा को पत्र लिखना है और दादाजी को बताना है कि दादाजी हमारी जो संस्कृति है उसकी ये इंपॉर्टेंस है, इतनी महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति, है ना। चलो लिखते हैं। देखो तो शुरुआत करेंगे प्रिय दादा, या तो आप यहाँ पे कोमा लगा सकते हैं या तो आप संबोधनवाचक। अगर संबोधनवाचक लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रिय दादाजी, ठीक है, दादा के आगे आप जी भी लिखना, ठीक है। प्रिय दादाजी और संबोधनवाचक। दादाजी, प्रिय दादाजी नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और खुशहाल होंगे। इस पत्र के माध्यम से मैं आपको हमारी संस्कृति के महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। यह हमारे इतिहास, परंपराओं और मूल्यों से हमें जोड़ती है। हमारी संस्कृति का संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे भविष्य के लिए एक आधारभूत है। हमारी संस्कृति में अनेकता में एकता की भावना निहित है क्योंकि हमारी संस्कृति में विभिन्न भाषाएं, धर्म और परंपराएं हैं जो कि हमारे देश में पाई जाती है, लेकिन फिर भी हम अनेकता में एकता को बनाए रखते हैं। हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों को संजोग कर रखना चाहिए और अगली पीढ़ी के प्रति जागरूक करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को हमें जागरूक करना चाहिए। मुझे गर्व है कि हम सब भारतीय हैं और हमारी संस्कृति विश्व में अद्वितीय है। हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। जल्दी मिलने की आशा करता हूं, आपका पोता राहुल। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने प्रिय दादाजी को एक पत्र लिखना है। अब जैसे आपको मित्र को लिखना है तो प्रिय मित्र, ठीक है, जी नहीं आएगा। प्रिय चाची जी, प्रिय चाचा जी, प्रिय माता जी, प्रिय पिताजी, इस तरीके से जी लगाएंगे। जैसे मित्र है, दोस्त है, बहन है तो जी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों क्वेश्चन आगे समझ। देखो एक तो मैंने बता दिया जल निगम अधिकारी को पत्र और दूसरा आपको बताया मैंने आपके दादाजी को पत्र। तो एक बात सारे के सारे बच्चे मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो मैंने आपको ये पेपर समझाया अभी तक का, क्या आपको समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आया है
तो फटाफट से सारे बच्चे यस लिखेंगे। और जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से सारे बच्चे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देख ही लिया है कि पिछले आधे घंटे में हमने कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है ना। तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों में। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बच्चों, अगर आप में से किसी भी बच्चे ने हमारे 9th क्लास का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो JSK 9th क्लास, ठीक है। और जो ग्रुप आएगा बच्चों उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करवाते रहते हैं। साथ ही आप हमारी जो इंस्टा आईडी है इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है मेरी JSK/नंदलाल, ठीक है। इस तरीके से जाइए और फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं मोटिवेट वगैरह करता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। इसमें हमारे दो क्वेश्चन है, एक तो जो है आपको लघु कथा लिखनी है और एक आपको ईमेल लिखना है। ओके, पहले लघु कथा देखते हैं। स्वच्छता के महत्व पर एक लघु कथा लिखिए। स्वच्छता ना रखने के कारण क्या क्या समस्याएं होती हैं ये बताइए, ठीक है। और ये है आपका 5 नंबर का। तो बच्चों देखो, लघु कथा हम कैसे लिखते हैं, लघु प्लस में कथा, यानी कि आपको एक छोटी सी कहानी लिखनी है। जैसे कि हमारी कहानी का टॉपिक क्या है, स्वच्छता का महत्व। तो मैंने कुछ छोटी सी कहानी लिखी है। जैसे कि अब कहानी लिखने के लिए आपको चाहिए एक पात्र। तो मेरी इस कहानी का जो हीरो है या हीरोइन है, जो पात्र है वो है सुमन, ठीक है। सुमन एक छोटे से गांव में रहती है। गांव में गंदगी फैली थी जिससे कि बीमारियां फैलने लगी। एक दिन सुमन ने ये ठान लिया कि वह स्वच्छता अभियान चलाएगी। उसने बच्चों के साथ मिलकर गांव में सफाई की। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके इस अभियान से जुड़ते गए और 1 महीने के बाद गांव जो था ये साफ सुथरा हो गया और लोग स्वस्थ रहने लगे। जहां पहले गंदगी थी, बीमारियां फैल रही थी, लोग अस्वस्थ थे, सुमन की इस पहल के बाद में गांव साफ सुथरा हो गया, लोग स्वस्थ रहने लगे। सुमन ने सबको यह समझाया कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य का पहला कदम है। यानी कि जब हम स्वस्थ होंगे तो ही, मतलब जब हमारा एरिया स्वच्छ होगा तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। यानी कि स्वास्थ्य के लिए सबसे पहला कदम स्वच्छता है, साफ सफाई है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी लघु कथा मैंने बनाई 5-7 लाइन में, आपको 6-7 लाइन में इस तरीके से बना देनी है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपका नाम राहुल या अमीशा है। देखो, मैंने तकरीबन 2 से 3 सैंपल आपको जो करवाए हैं ना, उसमें 2 ही नाम ले रखे हैं, राहुल और अमीशा, ठीक है। आपका नाम राहुल या अमीशा है। आपके क्षेत्र के पार्क में सफाई नहीं हो रही है, यानी कि आपका जो क्षेत्र का जो पार्क है ना, यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, जैसे कि क्या हो रहा है, वहां पे गंदगी फैल रही है। तो इसलिए आपको नगर निगम के अधिकारी को एक शिकायती ईमेल भेजना है। ईमेल लिखना है आपको। ईमेल लिखना तो बहुत ही आसान है भाई। कैसे, देखो, ईमेल लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेषक कौन है। तो प्रेषक या तो अमीशा है या तो यहाँ पे जो है राहुल हो जाएगा, ठीक है। लड़का है तो राहुल, लड़की तो अमीशा। प्राप्तकर्ता कौन है, यानी कि ये ईमेल किसे मिलेगा, तो नगर निगम के अधिकारी को। ईमेल का विषय क्या है, टॉपिक क्या है, टॉपिक है पार्क की सफाई के संबंध में शिकायत, ठीक है। अब चलो शिकायत करते हैं। तो लिखा है, प्रिय नगर निगम अधिकारी, मैं अमीशा, आपका पता आ जाएगा, मैं अमीशा शांति निकेतन कुंज की निवासी हूं। मैं आपको सूचित करना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र के पार्क में सफाई नहीं हो रही है। वहां गंदगी व कूड़ा करकट बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, जिससे कि वहां जाना मुश्किल हो गया है। खास करके बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये स्थिति बहुत ही अस्वस्थकर है, यानी कि उनके लिए बीमारियों का घर एक तरीके से, ठीक है। पार्क में बैठने की जगहों पर गंदगी फैली हुई है, जिससे कि लोग बैठने में असहज महसूस करते हैं। पहले लोग जाते नहीं हैं, और खास करके बच्चे बुजुर्ग को बिल्कुल भी नहीं जाते, और जो जाते भी हैं वो देखते हैं भाई यहाँ पे तो गंदगी है, तो कोई लोग बैठते भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि पार्क की नियमित साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, ताकि लोग वहां समय बिता सकें, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक साफ सुथरे वातावरण का आनंद ले सकें। इसीलिए आपकी सहायता चाहिए। तो आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, भवदीय अमीशा, और ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना था बच्चों, है ना। आई होप अब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से।
तो ये आपका हो गया ईमेल लेखन, और ईमेल लेखन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो लघु कथा लेखन हो गई, ईमेल लेखन हो गया, समझ गया ना अच्छे तरीके से। चलो अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसमें से आपको मैं एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा दूंगा, एक की आप प्रैक्टिस करना। जैसे कि 17वां दिया हुआ है, इसमें का क्या कहता है, का में है संवाद लेखन, और खा में दिया गया है बच्चों सूचना तैयार करना। तो संवाद लेखन बहुत आसान होता है, इसमें जो बातें हो रही हैं बस उसको लिखना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, दो मित्रों के बीच पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर चर्चा करते हुए 100 से 150 शब्दों में एक संवाद लिखो। अब देखो संवाद में क्या होता है, संवाद में दो व्यक्ति होते हैं, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में जैसे ये ए है और ये बी है, तो ए कुछ कहेगा, बी उसके बारे में कुछ कहेगा, फिर ए कुछ कहेगा, फिर बी उसके बारे में कुछ कहेगा, तो सेम वही है। अब इसी को संवाद में टॉपिक क्या लेना है, पर्यावरण संरक्षण के महत्व का टॉपिक 5 नंबर का। तो आओ बच्चों, मैंने यहाँ पे संवाद के जो पात्र हैं वो ले रखे हैं, एक है नंदू और एक है खुशबू। ठीक है, तो नंदू खुशबू से कहता है, खुशबू तुम्हें पता है हमारे पर्यावरण की स्थिति कितनी खराब हो रही है। खुशबू, हाँ नंदू, हमें इसके बारे में बहुत कुछ करना चाहिए। फिर नंदू कहता है, मैंने सुना है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। खुशबू कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, हमें ज्यादा से ज्यादा पेपर और जो कपड़े के बैग होते हैं इनका इस्तेमाल करना चाहिए। नंदू, हम एक काम करते हैं, हम स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं अपने स्कूल में, ताकि हमारे जैसे जो युवा लोग हैं वो तो कम से कम जागरूक होंगे। खुशबू कहती है, हाँ यार ये तो एक बहुत बढ़िया विचार है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। नंदू कहता है, हम सभी छात्रों को आमंत्रित करेंगे, उन्हें बताएंगे क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर खुशबू कहती है, हाँ 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 हाँ, हम कुछ निबंध प्रतियोगिताएं भी कर सकते हैं इसके मामले में। नंदू कहता है, हाँ इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। खुशबू कहती है, चलो फिर इसे जल्दी से शुरू करते हैं, है ना। इस तरीके से आपका संवाद पूरा हो गया। तो देखा, एक जैसे आम दोस्त होते हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल नंदू और खुशबू का लिया, तो बहुत ही आसान तरीके से लोग बात कर रहे हैं आपस में, है ना। तो ऐसे ही आपको एक संवाद लिख देना है। अब संवाद के लिए जैसे आपको मैं यहाँ पे एक टॉपिक दूं, टॉपिक है स्वच्छता का महत्व। ठीक है, टॉपिक क्या दे रहा हूं मैं आपको दे रहा हूं स्वच्छता का महत्व। ठीक है, अब इसके बारे में मान लीजिए कि आप हो, ओके, और आपका एक दोस्त है। अब आप दोनों आपस में बात करो स्वच्छता के महत्व को लेके, तो आपके दोस्त आपस में जो भी बातें करोगे बस उन्हीं को ऐसे ऐसे सेंटेंस में लिखते जाओ, हो गया आपका। बस ध्यान रखना कि हिंदी में ना जो आपका जो मात्राएं वगैरह होती है ना, मात्राएं, इसके भी एक आधा नंबर काटा जाता है। तो मात्राएं लिखते समय मात्राओं को बड़े ध्यान से लिखना, ठीक है, नहीं तो 5 में से 4 ही मिलेंगे, 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, मात्राओं को ध्यान से लिखना। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज के इस 1.5 घंटे की वीडियो के अंदर हमने क्लास 9th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, अब देखो ये तो अभी केवल हमारा एक क्वेश्चन पेपर PYQ हुआ है ना। इसके अलावा हम आपको इन 1 से 2 दिन के अंदर ही कम से कम 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे बच्चों, और वो भी सॉल्यूशन के साथ में। और अच्छी बात पता है क्या है, जो हम अभी नए पेपर लेके आएंगे ये आपके इस नए पैटर्न पे बेस्ड होंगे। ठीक है, जो आपका नया पैटर्न है ना DOE की तरफ से दिया गया है आपका, उसी पर बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस को मिस मत करना बच्चों, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लेना। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले सैंपल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।